हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं भी अच्छा हूं। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास कुछ लाइनों के साथ। घायल तो यहां हर परिंदा है, घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जिंदा दिली सोच के साथ शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये आईसीआई का लगभग फेवरेट टॉपिक रहा है। इंटरमीडिएट के एग्जाम में आईसीआई लगभग हर बार इसमें से एक क्वेश्चन जरूर उठाती है और ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इसे आप टिप्स पर याद कर सकते हैं, याद हो जाएंगे। हम इस क्लास के बाद बहुत ही आसानी से समझ लेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है। आइए बेटा शुरू करते हैं। इस चैप्टर को जब हम करेंगे तो इसमें हम दो सेक्शंस को कवर करेंगे। फर्स्ट इज सेक्शन 6 जो बताएगा रेजिडेंशियल स्टेटस, और नेक्स्ट इज सेक्शन 5। सेक्शन 6 ने डिफाइन किया है रेजिडेंशियल स्टेटस को दो कैटेगरी में। सेक्शन 6 रेजिडेंशियल स्टेटस, दो कैटेगरी में उसने डिफाइन किया है रेजिडेंशियल स्टेटस। फर्स्ट कैटेगरी उसने बनाई है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, और दूसरी कैटेगरी है एओपी, बीओआई, फर्म, कंपनी, एलएलपी एटसेट्रा, जो हम पढ़ चुके थे कल, जिनका टैक्स रेट देखा था। तो आइए एक बार चार्ट के थ्रू बना लेते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। बोले बेटा मेरे साथ बोले, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ये इंडिविजुअल और एचयूएफ की फर्स्ट कैटेगरी हो गई। नेक्स्ट कैटेगरी किसकी है? एओपी, बीओआई। बोले बोले एओपी, बीओआई, कंपनी, फर्म, एलएलपी एटसेट्रा। एओपी, बीओआई, कंपनी, फर्म, एलएलपी एटसेट्रा, ये हो गई हमारी सेकंड कैटेगरी। अब इसमें जो है हमें दो तरीके से आगे देखते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल और एचयूएफ को उन्होंने डिफाइन किया है, दो कैटेगरी आगे बनाई है। तो उन्होंने बोला कि एक हो सकता है रेजिडेंट और एक हो सकता है नॉन रेजिडेंट। एक क्या हो सकता है बेटा? रेजिडेंट, और एक क्या हो सकता है? नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट को उन्होंने फर्दर डिफाइन किया तो एक बना रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, आरओआर जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा बना रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, आरएनओआर, जो हमारा सेकंड बना। नॉन रेजिडेंट सिंपली नॉन रेजिडेंट, और कोई नहीं है। एओपी, फर्म, बीओआई, कंपनी एटसेट्रा, एलएलपी, उस एओपी, बीओआई, कंपनी, फर्म, एलएलपी एटसेट्रा, उसमें केवल और केवल दो कैटेगरी है। एक है रेजिडेंट और दूसरी है नॉन रेजिडेंट। यहां पर रेजिडेंट में कोई भी फर्दर कैटेगरी नहीं है। ठीक है बच्चे, आइए बुक से पढ़ते हैं। तो ये था बेटा सेक्शन 6, डिटेल में अभी करेंगे। और सेक्शन 5 बताता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम की। आरओआर की इनकम क्या होगी, आरएनओआर की इनकम कौन कौन सी मानी जाएगी, और नॉन रेजिडेंट की इनकम कौन सी ट्रीट की जाएगी। रेजिडेंशियल स्टेटस हम क्यों निकालते हैं बच्चे, इसे एक बार समझ लेते हैं। जो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस है वो डिफाइन करता है किसी भी पर्सन की टैक्सेबिलिटी इंडिया में, यानी उसके रेजिडेंशियल स्टेटस से हम बता सकते हैं, कैलकुलेट कर पाएंगे कि उसकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। दूसरी बड़ी बात जो आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में ध्यान देनी है, आपको सिटीजनशिप के साथ इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सिटीजनशिप अलग चीज होती है, रेजिडेंशियल स्टेटस अलग होता है। यानी इनकम टैक्स में हम हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं? आंसर इज यस। आपको हर प्रीवियस ईयर के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ता है। याद करो बेटा सेक्शन 4 ने क्या बोला था कि जो इनकम टैक्स लगेगा वो हर पर्सन की प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पर लगेगा। अब हमने पर्सन समझ लिया था, प्रीवियस ईयर भी समझ लिया था, टोटल इनकम को भी समझ लिया था कि सर टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था टोटल इनकम को कंप्यूट करने वाला, उसमें क्या था? सबसे पहले हमें डिटरमाइन क्या करना है? रेजिडेंशियल स्टेटस को, यानी किसी भी पर्सन की जो इनकम हमें कैलकुलेट करनी है टोटल इनकम, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। अंडर सेक्शन 6(1) क्या बोलता है कि एक एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। एक इंडिविजुअल इंडिया में रेजिडेंट कहलाएगा कब? अगर वो सेटिस्फाई करता है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कोई
कोई एक जो फॉलोइंग कंडीशन दी है उनमें से कोई एक वो सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा इन एनी प्रीवियस ईयर। यानी जो नीचे दी गई कंडीशंस है उनमें से कोई एक कंडीशन वो फुलफिल करता है तो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट इन इंडिया। कौन सी कंडीशन है वो, आइए देख लेते हैं बेटा। सबसे पहली कंडीशन आइए, ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ही हैज बीन इन इंडिया यानी वो इंडिया में रहा हो, किस टाइम, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है नवंबर 2020 में, तो आपके लिए जो प्रीवियस ईयर रेलिवेंट होगा, आपके लिए जो प्रीवियस ईयर रेलिवेंट होगा वो होगा प्रीवियस ईयर 2021 2020-21 आपके लिए प्रीवियस ईयर रेलिवेंट होगा और असेसमेंट ईयर रेलिवेंट होगा 2021-22। चलो ध्यान दो, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, ही हैज बीन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो इंडिया में रहा हो कि वो कौन रहा हो, इंडिविजुअल, फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। यानी कितने पीरियड रहा हो, फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, यानी मैक्सिमम या मिनिमम किसकी बात कर रहा है, मिनिमम पीरियड की बात कर रहा है। कम से कम कितने दिन रहा हो, 182 डेज और कम से कम कितने दिन रहा हो, 182 डेज, यानी कम से कम कितने दिन रहा हो, वो 182 दिन वो रहा हो प्रीवियस ईयर में इंडिया में, तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। जैसे 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 एक एग्जांपल लेते हैं। हां जी बच्चे, नवंबर 2020 इसमें एग्जाम देने हैं, इसके लिए मैंने आपको रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा बताया, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है इसके लिए, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है 2020-21, ये रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, राइट। अब इस प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, इस प्रीवियस ईयर की बात करते हैं। ये प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होगा, 1/4/2020 से स्टार्ट होगा सर, और कब तक चलेगा ये चलेगा सर 31 मार्च 2021। बिल्कुल सही, ये यहां से यहां तक चलेगा बच्चे, शाबाश, वेरी गुड। अब एक पर्सन है मिस्टर ए, जो जिसकी प्रीवियस ईयर 2020-21 की कुछ डिटेल्स जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मिस्टर ए जो है वो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मई 2020 तक ये कहां रहे, ये रहे इंडिया में, और उसके बाद 1 जून जब आई, 1 जून 2020 ये, और कब तक, 31 दिसंबर 2020 ये चले गए बेटा बाहर ऑस्ट्रेलिया में। सर अभी तो कोविड-19 चल रहा है, ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं, और सर दिसंबर भी नहीं आया अभी। बेटा एग्जाम्पल है, समझो एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे फिर ये है 1 जनवरी से लेके, 1 जनवरी कौन सी, 2021 से लेके ये 31 मार्च 2021 फिर से कहां है, इंडिया में। तो अब मुझे बताओ बेटा कि प्रीवियस ईयर कौन सा, प्रीवियस ईयर 2020-21 में ये इंडिया में कितने दिन रहे, कितने दिन रहे बेटा, जल्दी से फटाफट से कैलकुलेट करो, और डेज में कैलकुलेट करना है, मंथ में मत करके बता देना। अप्रैल में कितने दिन रहे, अप्रैल में रहे 30 दिन। मई में कितने दिन रहे, मई में रहे 31 डेज, ठीक है, ये कितने हो गए, 61। नेक्स्ट इज जनवरी से लेके मार्च, तो जनवरी में कितने दिन रहे, 31। फरवरी में कितने रहे, 28। ध्यान रखना 2020 लीप ईयर था, 2021 लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी 28 की है। नेक्स्ट इज मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। तो ये टोटल कितना हो गया बेटा, ये टोटल हो गया सर 90 डेज, 90 हो गया। 90 प्लस 61 कितने होते हैं सर, होते हैं 151। टोटल डेज कितने रहे इंडिया में, ये प्रीवियस ईयर 2020-21 में ये रहे सर 151, यानी 151। तो क्या फर्स्ट कंडीशन जो हमने पढ़ी कि एक इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट कहलाएगा इंडिया में अगर वो कम से कम 182 डेज रहता है किसी प्रीवियस ईयर में इंडिया में, तो क्या ये प्रीवियस ईयर 2020-21 के लिए फर्स्ट कंडीशन में फॉल कर रहे हैं, नहीं कर रहे, यानी फर्स्ट कंडीशन इन पे एप्लीकेबल नहीं होगी। अभी हमें ये नहीं बोलना कि ये रेजिडेंट नहीं है ना,
क्योंकि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ने क्या बोला है, कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल कर दे तो रेजिडेंट माना जाएगा, बट कंडीशन ही हमने एक पढ़ी है, टोटल कंडीशंस कितनी है, 2। तो आइए सेकंड कंडीशन क्या बोलती है। हां जी बच्चे, सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, सेकंड कंडीशन बोलती है ही हैज बीन इंडिया ड्यूरिंग द 4 years, वो इंडिया में रहा हो, वो कौन, इंडिविजुअल, वो इंडिया में रहा हो कितने, ड्यूरिंग द 4 year, पिछले 4 सालों में, और वो 4 साल कौन से हैं, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है, 2020, 21, और इससे पिछले 4 प्रीवियस ईयर कौन कौन से होंगे, यानी एक होगा 2019, 20, एक ये होगा सर, एक होगा 2018, 19, वेरी गुड सर, एक होगा 2017, 18, ठीक है, और एक होगा 2016, 17, ये 4 प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है। कौन कौन से, 2019, 20, 18, 19, 17, 18, 16, 18, ये इमीडिएटली प्रीसीड कर रहे हैं इस प्रीवियस ईयर को। 2020, 21 को जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग कर रहे हैं 4 प्रीवियस ईयर, वो कौन कौन से हैं, 19, 20, 18, 19, 17, 18, 16, 17, ठीक। तो इन प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन रहा हो, कितने दिन रहा हो, टोटल पीरियड ऑफ 365 डेज और मोर, यानी कम से कम कितने दिन रहा हो, 365 दिन इन 4 सालों में। देखो बेटा, ये एग्रीगेट है 4 सालों में, इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर साल में ये देखना होगा कि वो 365 डेज रहा या नहीं रहा, ये 4 सालों में कम से कम 365 रहना चाहिए। यानी अगर वो किसी एक साल में 20 दिन रहा, फिर अगले में किसी 120 रहा, फिर और नेक्स्ट में 240 दिन रहा, तो ऐसे करके हमें कैलकुलेट करना है, यानी एग्रीगेट है, पिछले 4 सालों का ये एग्रीगेट है। और बच्चे एंड देखो, ध्यान से देखो, एंड यानी ये जो बात हमने अभी तक पढ़ी उस बात में एडिशन प्लस, ही हैज बीन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 days in the previous year। ये क्या बात है सर, ये क्या बात है, इस बात को क्या कहना चाहते हैं। मिस्टर ए का आपको एग्जांपल ध्यान है, मिस्टर ए जो प्रीवियस ईयर 2021 में उनके ये डिटेल्स हमने शेयर की थी कि वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक इंडिया में रहे, फिर उसके बाद वो 1 जून से लेकर 31 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में रहे, फिर उसके बाद 1 जनवरी 21 में और 31 मार्च 21 तक वो इंडिया में रहे, और टोटल वो कितने रहे प्रीवियस ईयर 2021 में, 151। ये फर्स्ट कंडीशन हमने देख ली थी कि फर्स्ट कंडीशन में वो फॉल नहीं करते, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन को समझ लेते हैं। सेकंड कंडीशन बोलती क्या है, कंडीशन बताती है कि जो इंडिविजुअल है वो पिछले 4 सालों में, और ये 4 साल कौन से होने चाहिए, इमीडिएटली प्रीसीडिंग करने चाहिए। किसे करने चाहिए प्रीसीडिंग, ये इमीडिएटली प्रीसीडिंग करने चाहिए जो हमारा प्रीवियस ईयर है, और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा हमारा 2020, 21। इन 4 सालों में वो कहां रहा हो, इंडिविजुअल कितने दिन रहा हो, वो रहा हो इंडिया में, और कम से कम 365 डेज वो रहा हो, 365 डेज, और ये है एग्रीगेट, ठीक है बच्चे। एक तो ये कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में 2 कंडीशन एक्चुअली, ए। अब ये दूसरी की बात करता है, लिखा हुआ ना एंड यानी सेकंड प्लस क्या, कि वो 60 डेज रहा हो। 60 डेज कहां रहा हो, 60 डेज कहां रहा हो, वो 60 डेज रहा हो उसी प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हैं। ये है बच्चे वो सेकंड कंडीशन, सेकंड में है 2 कंडीशन, समझ आ गई। चलिए मिस्टर ए का एग्जांपल चल रहा था, और मिस्टर ए के एग्जांपल में मैं आपको फर्दर डिटेल शेयर करता हूं। मिस्टर ए जो है वो इस प्रीवियस ईयर में 2020, 21 में हमने कैलकुलेट किया तो कितने दिन निकल के आया था, वो निकल के आए थे 151 डेज। वो 151 डेज रहे किस प्रीवियस ईयर में, 2020, 21 प्रीवियस ईयर में। अब मैं पिछले 4 सालों की उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं। फर्स्ट प्रीवियस ईयर जो है वो है प्रीवियस ईयर 2019, 20। इस प्रीवियस ईयर में रहे वो 25 दिन इंडिया में। सेकंड प्रीवियस ईयर है 2018, 19। इस प्रीवियस ईयर में रहे वो 120 दिन इंडिया में। नेक्स्ट इज 2017 और 18। इस प्रीवियस ईयर में वो रहे 100 डेज, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा 2016 और 17, और इस प्रीवियस में वो रहे 80 डेज। तो टोटल डेज कितने हो गए बच्चे, जरा फटाफट से कैलकुलेट करो। सर ये हो गए हैं
325 डेज। कितने हो गए बच्चे? 325 डेज। अब मुझे बताओ सेकंड कंडीशन अप्लाई करके मिस्टर ए पर, क्या वो रेजिडेंट है इंडिया में? अब मैं पूछ सकता हूं रेजिडेंट, क्योंकि दोनों कंडीशन हमने पढ़ ली। क्या वो रेजिडेंट है इंडिया में फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21? फटाफट से कैलकुलेट करो सर, फटाफट से कैलकुलेट करें। जी सर करते हैं। देखिए सर, पहला आपने बताया कि जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारे 6(1) की, उसमें लिखा हुआ था कि जो इंडिविजुअल है वो प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज रहने चाहिए। तो हमने जो एग्जांपल किया मिस्टर ए का, तो प्रीवियस ईयर में निकल के आया कि वो केवल और केवल 151 डेज ही रहे। तो सर वो फर्स्ट कंडीशन में फॉल नहीं करते। फर्स्ट कंडीशन में फॉल नहीं करते, तब हम देखते हैं सर सेकेंड कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में सर आपने बताया कि जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, उस प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में हम देखेंगे कि क्या वो इंडिविजुअल 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा है या नहीं रहा। और मिस्टर ए के केस में हमने देखा कि वो केवल और केवल 325 डेज ही इंडिया में रहे। प्लस दूसरी कंडीशन ये थी कि वो 60 डेज रहने चाहिए प्रीवियस ईयर 2021 में। सर ये वाली कंडीशन तो पूरी हो गई है, क्योंकि वो कैलकुलेट होके आ रहे हैं सर 151 डेज। यानी सर मिस्टर ए जो 60 डेज वाली कंडीशन थी वो तो उन्होंने फुलफिल कर दी, बट सेकंड की ए वाली कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर पाए। वो केवल और केवल बी कंडीशन को ही फुलफिल कर पाए। तो ए कंडीशन नहीं फुलफिल की, यानी पूरी की पूरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो इसका मतलब यह हुआ बच्चे कि मिस्टर ए जो है वो प्रीवियस ईयर 2020 और 21 के लिए रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, और वो कहलाएंगे नॉन रेजिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21। क्लियर है इतना बच्चे? ठीक है, आइए कुछ चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले नोट्स में उन्होंने बताया कि अगर कोई पर्सन किसी शिप में रहता है या शिप में रहता है, वो बोट और शिप इंडियन टेरिटरी वाटर्स, TWI जब हमने किया था 12 नॉटिकल माइल्स घूमती रहती है या उसमें रहती है बोट, तो उस केस में भी वो पर्सन को क्या ट्रीट किया जाएगा? स्टे इन इंडिया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन बोलती है सर कि ये नेसेसरी नहीं है कि जो पीरियड ऑफ स्टे है वो कंटिन्यूअस नेचर का हो। यानी अगर आप उस प्रीवियस ईयर में जिसमें हम आपका रेजिडेंशियल स्टेटस देख रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर में आप कुछ दिन इंडिया में रहते हैं, फिर इंडिया से बाहर चले जाते हैं, फिर इंडिया में रहते हैं, तो हम वो जो इंडिया में रहने का आपका पीरियड है वो ही काउंट करेंगे। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको लगातार रहना है तभी आप रेजिडेंट माने जाएंगे। क्लियर है? थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है बेटा? इन्होंने बोला कि जब हम नंबर ऑफ डेज निकालेंगे स्टे इन इंडिया, जब हम नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करेंगे कि इंडिया में कितने दिन रहा एसएससी, तो उस केस में अगर एसएससी बाहर से कहीं इंडिया में आता है, इंडिया में रहने वाली वो डेट मानी जाएगी, और जिस डेट को वो इंडिया को छोड़ के गया यानी इंडिया से बाहर गया, डिपार्चर, वो डेट भी हम कंसीडर करेंगे कि वो इंडिया में रहा। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस का आपकी सिटीजनशिप, प्लेस ऑफ बर्थ या डोमिसाइल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बच्चे, समझ आया? सेक्शन 6(1) ने क्या बोला? फटाफट से रिपीट करते हैं, क्विक आओ, जल्दी से दोहराओ जल्दी से। सेक्शन 6(1) ने बोला कि सर एक इंडिविजुअल रेजिडेंट माना जाएगा अगर वो कोई एक कंडीशन फुलफिल कर देता है। किन दो में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर देता है? सर पहली कंडीशन, he has been India during the previous year for a total period of 182 days or more। वो इंडिया में रहा हो प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज के लिए, या वो इंडिया में रहा हो प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिनों के लिए, प्लस उस प्रीवियस ईयर के पिछले 4 प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में कम से कम रहा हो 365 डेज इन एग्रीगेट। तो ये दो कंडीशन है, इन दो कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन वो फुलफिल कर देता है तो वो क्या कहलाएगा? रेजिडेंट इन इंडिया। एक बात और बच्चे, जो फर्स्ट कंडीशन है पहले हमें उसे चेक करना है, हमें डायरेक्ट सेकंड कंडीशन पे जंप नहीं करना है, यानी सीक्वेंस फॉलो करना है। पहले हमें फर्स्ट कंडीशन देखनी है कि वो 182 डेज इंडिया में रहा या नहीं रहा। अगर वो फुलफिल कर देता है तो हमें सेकंड कंडीशन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? यानी अगर फर्स्ट कंडीशन में ही एसएससी ने
कंडीशन फुलफिल कर दी तो सेकंड कंडीशन पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तभी हम सेकंड कंडीशन पर जाएंगे। ठीक है बच्चे, ये हो गया हमारा 6-1। बट बात अभी खत्म नहीं हुई, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन पे बात करते हैं, आइए फटाफट मेरे साथ। क्या बोलती है एक्सेप्शन? उन्होंने बोला सर एक इंडियन सिटीजन है। कौन है? एक इंडियन सिटीजन जो क्या कर रहा है? लीव्स इंडिया, इंडिया छोड़ के जा रहा है। कब जा रहा है? ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या बच्चे? जिस प्रीवियस ईयर में हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक इंडियन सिटीजन है। पहली कंडीशन क्या है? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। वो एक इंडियन सिटीजन है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है। कौन से प्रीवियस ईयर में? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में। कैसे? एज अ मेंबर ऑफ द क्रू। एज अ मेंबर ऑफ द क्रू, यानी क्रू का मेंबर बनके। और कौन से क्रू का मेंबर बनके? ऑफ एन इंडियन शिप, एक इंडियन शिप के। एक बार फिर से ध्यान दो, एक इंडियन सिटीजन है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। इंडियन शिप के क्रू का मेंबर बन के वो इंडिया छोड़ के जा रहा है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, नंबर 1। और ध्यान देना बच्चे, एंड नहीं है, क्या है? और, यानी जो पहले लिखा या तो ये या दूसरा। और फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, या किस लिए बाहर जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, बाहर जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है। समझ आ गया? नहीं आया सर तो समझो। देखिए बोलता क्या है लो। एक्सेप्शन में उन्होंने फर्स्ट एक्सेप्शन में डिफाइन किया कि एक इंडियन सिटीजन है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, इंडियन शिप का क्रू मेंबर बनकर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, एक प्रीवियस ईयर में। अब दूसरी बात ध्यान से दें, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के जा रहा है ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। इस बात को ध्यान रखना, इसमें उसका एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ इंडियन शिप होना जरूरी नहीं है। कोई भी पर्सन जो इंडियन सिटीजन है वो इंडिया छोड़ के जा रहा है भारत से बाहर, किस लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो भी इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। समझ आ गया बच्चे? तो जो ऊपर हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी, क्या उसमें आ रही थी कैटेगरी? नहीं सर, उसमें तो नहीं आ रही थी। बट क्या सर उसमें ये वाली जो कंडीशन आपने पढ़ाई, क्या इन लोगों पर एप्लीकेबल होगी? अब नहीं होगी, पहले होती, क्योंकि इस एक्सेप्शन में स्पेसिफिकली बता दिया गया कि सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन सिटीजन की बात कर रहे हैं जो मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप है या एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। समझ आ गया? ठीक है, एक बात समझ आ गई। और एक और आ गया, यानी फर्स्ट, उसके बाद 2 इंडियन सिटीजन, फिर से आ गया इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का क्या मतलब होता है बेटा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब यह होता है कि वो पर्सन जिसके या तो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो, यानी जो 1947 से पहले का इंडिया था, एंगेज आउटसाइड इंडिया इन एन एम्प्लॉयमेंट, जो बाहर हैं, यानी कोई नौकरी करते हैं या अपना कुछ काम कर रहे हैं, वो भी एम्प्लॉयमेंट में कवर है। वो क्या है? एंगेज आउटसाइड इंडिया इन एन एम्प्लॉयमेंट और अ बिजनेस और प्रोफेशन और इन एनी अदर वोकेशन। वो क्या करते हैं? अब कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया, इंडिया में आ जाते हैं। कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है बच्चे, क्या समझ आया कि सर एक पर्सन इंडियन ओरिजिन का या इंडियन सिटीजन जो इंडिया से बाहर हैं और क्या करते हैं वहां पे, या तो एम्प्लॉयमेंट में है या कोई अपना बिजनेस संभालते हैं, वो इंडिया में आते हैं। अब ध्यान दो फर्स्ट और सेकंड में क्या हो रहा है। देखो फर्स्ट जो एक्सेप्शन है उसमें क्या हो रहा है? उसमें यह हो रहा है कि जो इंडियन सिटीजन है वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, और जो सेकंड वाले हैं जो इंडियन सिटीजन है वो इंडिया में आ रहे हैं। तो दोनों में एक ये डिफरेंस ये है आने और जाने का, अराइवल और डिपार्चर का। फर्स्ट वाले में क्या है? इंडियन सिटीजन है जो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं,
या तो इंडियन शिप के क्रू मेंबर के तौर पर या बाहर एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, ठीक है। सेकंड वाले में क्या है, जो बाहर एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे अब वो इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है। इन लोगों के ऊपर ये सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, ये वाली सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। केवल कौन सी कंडीशन होगी, ये फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी। यानी फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है कि 182 डेज और मोर दे शुड बी स्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। यानी उन्हें रेजिडेंट बनने के लिए इंडिया में कितने दिनों तक रहना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 182 डेज। अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट है कि हाउ टू डिटरमाइन पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर एन इंडियन सिटीजन बीइंग अ क्रू मेंबर। जो क्रू मेंबर होता है उसका पीरियड ऑफ स्टे हम कैसे निकालेंगे। फिर सीबीडीटी ने जो है नोटिफिकेशन 70/2015 उसने एक नोटिफिकेशन निकाल के डिफाइन कर दिया कि इसमें एप्लीकेबल होगा रूल 126। और रूल 126 में क्या लिखा है, रूल 126 में लिखी है दो बातें कि जब भी आप एक क्रू मेंबर का, जो इंडियन शिप के क्रू मेंबर है, उसका पीरियड ऑफ स्टे कैलकुलेट करेंगे तो दो डेट को आप एक्सक्लूड कर देंगे। वो दो डेट होगी कौन सी, देखिए समझते हैं। बेटा होता क्या है, जब भी कोई क्रू मेंबर एलिजिबल वोयाज के लिए जाता है, एलिजिबल वोयाज क्या है मैं समझाता हूं आपको इसके बाद। एलिजिबल वोयाज के लिए जाता है तो उसे एक मिलता है CDC यानी कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में लिखी रहती हैं दो डेट, वो डेट जिस दिन उसने एलिजिबल वोयाज को ज्वाइन किया और दूसरी डेट जिस दिन साइन ऑफ किया, यानी अब वो वहां से वापस आ गया। तो रूल 126 बोलता है ये दोनों डेट फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ स्टे के लिए ये दोनों डेट जो है एक्सक्लूड कर दी जाएंगी। जब भी हम मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप का पीरियड ऑफ स्टे कैलकुलेट करेंगे तो डेट जिस दिन उन्होंने एलिजिबल वोयाज को ज्वाइन किया और वो डेट जिस दिन उन्होंने साइन ऑफ किया, वो हम दोनों डेट को एक्सक्लूड कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना, आप उससे कंफ्यूज मत होना। प्रीवियस में पिछली नोट्स में हमने पढ़ा था कि जो अराइवल टाइम है और जो डिपार्चर टाइम है वो हम इंक्लूड करते हैं। हाँ बच्चे, वो एप्लीकेबल होगा हर केस में, बस सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में ये दोनों डेट छोड़ दी जाएंगी और इस केस को छोड़ के सभी केसेस में जो अराइवल डेट है वो भी इंक्लूड होगी और जो डिपार्चर डेट है वो भी इंक्लूड होगी। क्लियर है बच्चे? चलिए एलिजिबल वोयाज समझ लेते हैं होता क्या है। एलिजिबल वोयाज होता है बच्चे, एलिजिबल वोयाज अंडरटेकन बाय अ शिप एंगेज इन द कैरिज ऑफ पैसेंजर और फ्रेट इन इंटरनेशनल ट्रैफिक वे। यानी एक ऐसी यात्रा जो शिप के द्वारा की जाती है और जो पैसेंजर और गुड्स को लाने ले जाने में लगा हुआ है इंटरनेशनल ट्रैफिक में। वेयर फॉर द वोयाज हैविंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी पोर्ट इन इंडिया हैज एज डेस्टिनेशन एट पोर्ट आउटसाइड इंडिया। यानी वो जो वोयाज है वो शुरू कहां से होती है, इंडियन पोर्ट से, और डेस्टिनेशन कहां है, वो पोर्ट जो इंडिया के बाहर है। और फॉर द वोयाज हैविंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया एज ए डेस्टिनेशन इन इंडिया। यानी अब उसकी ओरिजिन कहां से शुरू रही है, इंडिया के बाहर से, इंडिया के बाहर के किसी पोर्ट से और इंडियन पोर्ट तक, उसे क्या बोला जाता है, एलिजिबल वोयाज। समझ आ गया? यानी एक शिप, इंडियन शिप जो सामान या पैसेंजर को लेके जा रहा है इंडियन पोर्ट से आउटसाइड द पोर्ट ऑफ इंडिया, प्लस वहां से वापस लेके आ रहा है, तो ये जो आना प्लस जाना, ये पूरी की पूरी क्या बनी हमारी, एलिजिबल वोयाज। क्लियर है? समझ आ गया बच्चे क्या होता है एलिजिबल वोयाज? अब बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की जो हमारी बुक में दिया हुआ है। मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन। मिस्टर आनंद एक इंडियन सिटीजन है और साथ में क्या है, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ ए सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप। और एक सिंगापुर जाने वाला इंडियन शिप है, उसमें वो क्या है, मेंबर है क्रू ऑफ शिप के। बाकी डिटेल्स है कि वो कैरिज ऑफ पैसेंजर इंटरनेशनल ट्रैफिक, ठीक है, ये सारी बात है। जो हमारे लिए बात है वो है डिपार्टिंग फ्रॉम, कब जा रहा है वो शिप, 6 जून 2019, 6 जून को वो शिप चला। From the following details for the previous year 1920 determine the residential status of Mr. Anand for assessment year 2021। यानी मिस्टर आनंद के असेसमेंट ईयर 2021 के लिए आप क्या निकालिए, रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करिए। ये मान के चलिए कि जो मिस्टर आनंद है वो पिछले 4 सालों में 400 दिन इंडिया में रहे। कौन से 4 साल हैं ये, प्रीसीडिंग टू द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर।
ठीक है। और पिछले 7 सालों में कितने दिन रहे? 750 दिन। और ये 7 साल भी वो हैं जो प्रीसीड करते हैं प्रीवियस ईयर 1920 को। अब एक पर्टिकुलर एक बॉक्स और है, उसमें क्या है? डेट एंटर्ड इन द सीडीसी सर्टिफिकेट में क्या डेट है? 6 जून 2019 को उन्होंने ज्वाइन की एलिजिबल वोयाज यानी शिप ज्वाइन किया। और साइनिंग ऑफ डेट कौन सी है उनकी? 9 दिसंबर 2019। तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं।